Friends, welcome to Paralegal Study. BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो हमारा कोर्स है इसकी 6 यूनिट हम करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी इंट्रोडक्शन में, तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें मेनली 3 मेजर कन्वेंशंस अभी तक अगर मैं बात करूं तो मेजर 3 कन्वेंशंस हमें देखने को मिलती हैं। पहली है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राज़ील में, रियो दे जेनेरियो जो जगह है वहाँ पे। इसका जो दूसरा जो फेमस नाम है वो है अर्थ समिट। तो रियो समिट भी उसको बोलते हैं और अर्थ समिट भी बोलते हैं। ये पहली है। दूसरा जो मेजर कन्वेंशन हुई वो हुई वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हुई 2002 में जोहान्सबर्ग, जो साउथ अफ्रीका है तो जोहान्सबर्ग में ये हुई थी। और इसका जो फेमस नाम है वो है रियो प्लस 10 कहो इसको, या फिर अर्थ समिट 2002। इसमें क्या है, इसका जो मेन गोल था, द मेजर फोकस ऑफ दिस समिट वाज ह्यूमन डिग्निटी थ्रू इंक्रीज्ड एक्सेस to basic requirements such as clean water, sanitation, shelter, energy, health care, food security and protection of biodiversity। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन हुई वो हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कहाँ हुई? ये 2012 में हुई थी, वही वापस से रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में। तो इसको रियो प्लस 20 और अर्थ समिट 2012 भी बोलते हैं। इसमें क्या था, इट वॉज बेसिकली लाइक ए रिव्यू कॉन्फ्रेंस। देखो सिंपल सा अगर मैं बात करूं वापस से, 3 मेजर कन्वेंशन की मैंने बात की है। पहली हुई 1992 में ब्राज़ील में रियो द जेनेरियो, तो उसको ओरिजिनल सिर्फ रियो समिट और अर्थ समिट कहते हैं। लेकिन कभी आपको ऐसे दिखाई दे कि रियो प्लस 10, रियो प्लस 20, ठीक है, तो वो क्या है, तो उसका मतलब है कि रियो प्लस 10 जो है वो सेकंड कन्वेंशन थी जो 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो हुई थी, उसको हम बोलते हैं रियो प्लस 10 और अर्थ समिट 2002। फिर जो 2012 में हुई उसको हम रियो प्लस 20 या फिर अर्थ समिट 2012 उसको बोलेंगे। ये रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। इसका जो मेन फोकस था, ये रिव्यू कॉन्फ्रेंस थी। इसका मतलब जो सबसे पहले 1992 में जो समिट हुई थी, जो अर्थ समिट थी, उससे लेके अभी 2012 तक की चीज़ों को रिव्यू करना कि भाई उस जो प्रोग्राम हम लेके चले थे 1992 में, क्या हम उसमें सफल हुए, क्या नहीं हुए, इन सब चीज़ों को रिव्यू करने का काम इसमें किया गया था। तो ये है एक पूरा इंट्रोडक्शंस में। देखो इसमें स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स ले रखे हैं तो उनको मैं एक चीज़ बोल दूं, आपको कोई ये बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मटेरियल, जो इग्नू का मटेरियल, आपको देखने तक की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लेक्चर ध्यान से सुनो और फिर अपना जो नोट्स आपने लिए थे उसको बस आप अपना देख लेना, ठीक है। और जिनके पास स्टूडेंट्स जो न्यू हैं और जिनको क्रीम बिल्कुल नोट्स चाहिए चैप्टर की, बिल्कुल टू द पॉइंट, तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स, अभी इंट्रोडक्शन के बाद एक जर्नी के ऊपर हम बात करते हैं कि जो अर्थ ये समिट हुई 1992 में, तो उससे पहले क्या जर्नी थी, पूरा बैकग्राउंड, पूरी एक हिस्ट्री हम इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो identify the need of global governance is protecting global commons. The world started organizing under the umbrella of UN in early 1970s, and the first historical conference about the environmental concerns was United Nations Conference on Human Environment, which is held in the Stockholm in 1972. सिंपल सी मैं बात करूं, बिल्कुल पहले शुरुआत में हम बात करें तो ग्लोबल जो कॉमन्स हैं, इससे जस्ट पहली यूनिट में मैंने आपको पूरा ग्लोबल कॉमन्स के बारे में समझाया है। तो ग्लोबल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने की एक मुहिम जो है धीरे धीरे 1970s में स्टार्ट हो गई थी। फिर क्या हुआ, बाद में एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे, स्टॉकहोम में 1972 में। उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, इसका
ये जो स्टॉकहोम में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसका मेजर आउटकम निकल के आता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के रूप में, जो कि आगे चल के अगर मैं बात करूं तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बनाने में भी यही जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इट बिकेम द लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट अथॉरिटी फॉर सेटिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा एंड एडवोकेटिंग ए ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो ये एक वो प्रोग्राम था जिसके तहत आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा को सेट किया गया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि मल्टी लेटरल जो इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स हैं वो भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टार्ट हुए। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो हमारे सामने आया। लेकिन देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आफ्टर ए डिकेड ऑफ यूएन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इट वाज रियलाइज्ड दैट नाइदर द हाई इनकम कंट्रीज इन द नॉर्थ एंड नोर द लो इनकम कंट्रीज इन द साउथ वर विलिंग टू गिव अप ऑन द रिसोर्सेज बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स इनको लगा कि यार जो ना तो ये हाई जो मतलब रिच कंट्रीज़ हैं ना ही पुअर कंट्री, ये अपना जो एक लालच है ना, लालच क्या कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ करो, नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कोयले को बर्न करो, खूब सारा कार्बन इमिशन करो, नेचुरल गैसेस का यूज़ करो। तो उन्होंने सोचा, मतलब ये कॉन्फ्रेंस के बाद रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे कि यार कोई भी कंट्री जो है वो इस मेथड को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। और दूसरी चीज़ इसके चलते प्रॉब्लम क्या हुई कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन है, एसिड रेन है, डिफॉरेस्टेशन है, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ओजोन में जो प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। तो ये हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें जो डिसाइड की गई थी शायद उसमें कुछ कमी रह गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, तो इसने देखो इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि यूएन के, ये स्टोरी के रूप में आप पूरा समझो, तो 1983 की बात है, जो यहाँ पे जो यूएन के जो मेंबर थे, जो सेक्रेटरी जो जनरल थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे से बात की। उन्होंने उनको कहा, जिसका नाम है ब्रूटलैंड, उनका पूरा जो नाम है वो है ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड, उनसे बोला कि भाई हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि उनसे सजेशंस ली, या फिर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप इस बारे में थोड़ा सा एक बार हमें एक टीम के रूप में टीम बनाई, और उसके वो उसमें इम्पोर्टेंट मेंबर थे। तो जो ये ब्रूटलैंड थे, उन्होंने ही कुछ सजेशंस जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हाईलाइट की। उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आया है ये ब्रूटलैंड कमीशन। तो ये जो आपने पिछली यूनिटों में ये नाम जरूर सुना होगा, तो उसके पीछे मैंने बैकग्राउंड बताया कि इटली के सॉरी, ये जो नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पे ये पड़ा है। तो वापिस से चलूँ मैं, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया कि 1970s में ही वो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, और 1972 में जाके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट आया। फिर उसके चलते क्या हुआ, उसी के चलते स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है वो बनी, और आगे चल के यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम्स है, यूएनईपी का जो प्रोग्राम, वो इसी के तहत सेटअप किया गया। तो ये तो शुरुआत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। लेकिन बाद में जब इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की चीज़ों को रिव्यू किया गया तो पाया गया कि नहीं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को भी मिल रही हैं। तो उसके चलते फिर बाद में ये आया ब्रूटलैंड कमीशन। तो ब्रूटलैंड जो कमीशन है, इसका जो और फॉर्मली अगर उसका नाम है जो हम जाने, तो वो है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये आया केम इन एग्जिस्टेंस। अब ब्रूटलैंड जो कमीशन है 1987 में, हालांकि वो डिज़ोल्व कर दिया गया था, बस वो कमीशन सेटअप किया गया था ताकि चीज़ों का जो पीछे जो कमी रहेगी उसको अच्छे से एक बार डिटेल्स रिसर्च उस पर करें। तो ये कमीशन रिजॉल्व हो गया उसी साल 1987 में ही, लेकिन उसने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। ठीक है, उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट में बोला गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हम ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट में देख चुके हैं कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके नीड भी फुलफ़िल हों, और फ्यूचर जनरेशन्स की नीड के लिए भी चीज़ें बची रहें। तो जस्ट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये उसी रिपोर्ट में जो आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट थी उसमें ये आया निकल के। आगे अगर हम चलें कि तो
Brundtland report was first of its kind report in addressing the need for economical development without harming the environment. तो ये अपने आप में पहली एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें बोला गया कि हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो कराना है अपना, लेकिन इन्वायरमेंट को उसमें हार्म नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी दी और उन्होंने कहा कि हमें 2000 के बियॉन्ड भी मीन्स जितना भी समय लगे, लेकिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। उसके तहत इन्होंने कोऑपरेशन पे जोर दिया अलग अलग स्टेजेस पे, और जो डिफरेंट इंटर जो रिलेशन होता है, जो पीपल, रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, सोसाइटीज़ और डेवलपमेंट, इन सब के बीच एक तालमेल बिठाने की इन्होंने बात की। आगे चले हम कि आफ्टर रिलीजिंग देयर रिपोर्ट द ब्रूटलैंड कमीशन कॉल्ड फॉर द इंटरनेशनल मीटिंग, कि उन्होंने एक इंटरनेशनल मीटिंग जो है वो की और वहाँ पे कुछ गोल्स, कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो तैयार किए गए। तो यहीं से निकल के आता है हमारे लिए आगे चल के कि यूएन जनरल असेंबली कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जिसको अनक्टाड भी बोलते हैं। तो ये ब्रूटलैंड के कमीशन के चलते ही बाद में ये जो जनरल असेंबली ने जो कॉन्फ्रेंस है बुलाई, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। इसका प्राइमरी गोल था सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि वाइल प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंट डिटेरिएशंस, अनक्टेड फाइनली टुक प्लेस इन 1992 इन द ब्राज़ील। तो जो अर्थ समिट जो 1992 की जो अर्थ समिट है ना, उससे पहले जो पूरा मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया कि कैसे 1970s से कुछ हलचल स्टार्ट होती है और आगे चलते हुए वो किस तरीके से शेप लेके कौन कौन से कमीशंस जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं, और तब जाके फाइनली फिर आता है अर्थ समिट 1992। तो ये है। तो ये जो है ना, जो स्पेशल मैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बोल रहा हूँ जिनके पास मेरे नोट्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो सीक्वेंस में आपको नोट्स लिखवाए हुए हैं ना, जो आपको है अवेलेबल है, बस आप उसी को उसी सीक्वेंस में स्टोरी के रूप में पढ़ें, तो आपका काम बन जाएगा। बस आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि अर्थ समिट 1992 जो है भाई, ये क्या है, ये क्या बताती है, इसके बारे में अब अच्छे से थोड़ा सा हम पहले समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बेस है। अर्थ समिट जो 1992 है वही बेस है। आगे चल के फिर अर्थ समिट, उसको हम 10+ अर्थ समिट बोल लें या फिर 20 अर्थ समिट +20 बोल लें, तो वो जो बाद की बात है, सबसे पहला जो बेस है वो ये अर्थ समिट ही है 1992 में। तो ब्राज़ील में एक जगह है रियो दे जनेरियो, वहाँ पे ये जो है मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रियो समिट। इसको रियो समिट भी बोलते हैं, और इसका एक मोस्ट फेमस जो नाम है वो अर्थ समिट भी है। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या निकल के आती हैं। पहला है एक तो कि उस डिक्लेरेशन में बात उठती है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट की। तो सभी जो पॉलिटिकल एक तरीके का ये डिक्लेरेशन था, जिसके तहत जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अपना करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे गौर करेंगे, एक नेचर के साथ हारमनी, एक तालमेल के साथ रहेंगे, और इवन वुमेन और इंडिजीनियस जो पीपल हैं उनका क्या महत्व है इन्वायरमेंट को बचाने में भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने में, इन सब चीज़ों को भी हम गौर करेंगे, मीन्स उनको पहचानेंगे। वुमेन्स और इंडिजिनस पीपल्स के रोल को भी हम पहचानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनके एक पार्ट हुआ। मैंने बोला कि उस अर्थ समिट में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, तो उसका एक पार्ट जो है उस डिक्लेरेशन का वो है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें ये सारी चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला, और मैंने क्या बताया इसमें कि ये पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था, जिसमें सब ने ये कहा कि ठीक है, हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराएंगे, प्रोडक्टिव एक लाइफ जिएंगे, हारमनी विद नेचर, और वुमेन्स और इंडिजिनस पीपल्स के रोल को समझेंगे। नेक्स्ट उसी में डिक्लेरेशन में एक जो चीज़ आई वो निकल के आई एजेंडा 21। ये क्या था, 21 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 21st सेंचुरी को। तो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि जो 21st जो सेंचुरी आएगी उसमें क्या क्या चीज़ें हम करेंगे, और उसमें भी मेनली 4 पिलर पे जोर दिया गया। एजेंडा 21 में मेजर 4 पिलर पे जोर दिया गया। पहला है कि कंजम्पशन जो पैटर्न है अपना, भाई हम जो पैकेट का सामान या हर चीज़ बाहर से कुकिंग, कुछ इस तरीके की बोतल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स के आइटम में सारे सामान आते हैं, तो कंजम्पशन जो पैटर्न है उसको चेंज करेंगे। हेल्थ और पॉवर्टी को तो रिड्यूस करेंगे और हेल्थ को प्रमोट करेंगे, ये एक पिलर है।
दूसरा उसमें जो पार्ट था वो था कि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन है, चाहे वो डिफोरेस्टेशन को कम करना है, तो कंजर्वेशन करेंगे, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट किसका, रिसोर्सेज का, जिसमें एटमॉस्फेयर है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें। थर्ड उन्होंने इसमें लेके आए वो कि स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ द मेजर ग्रुप, जैसे चिल्ड्रन है, यूथ है, वुमेन है, एनजीओज हैं, वर्कर्स हैं, उन सब के रोल को स्ट्रेंथन किया जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक जो मेथड है टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन सब को बढ़ावा दिया जाएगा, रिसर्च पे जोर दिया जाएगा, साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो मोर सस्टेनेबल ओरिएंटेड होंगे, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा अगर समझे वो है कि स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इसके तहत क्या है कि ये नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल था जिसके तहत फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात की गई थी। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार वापस से कि अर्थ समिट जो है, जिसको हम रियो समिट भी बुलाते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं। एक सबसे पहला था उसका रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन कहलाया। उसके बाद मैंने आपको बताया एजेंडा 21, जिसमें एजेंडा 21 में 4 मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बताए। ठीक है, कि चेंजिंग द कंजम्पशन पैटर्न, प्रोमोटिंग हेल्थ, ये। दूसरा कंजम्पशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन, कम्बैटिंग डिफॉरेस्टेशन। फिर थर्ड उसमें मैंने बताया स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप, जिसमें चिल्ड्रन, यूथ, वुमेन, एनजीओज। और लास्ट उसमें एक मैंने बताया कि साइंटिफिक जो मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे पॉइंट आपके एजेंडा 21 में आएंगे। तो बिल्कुल जितना बोला है और जो नोट्स में आपको अवेलेबल है आप उतना ही रखें, तो आपको उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो रियो इस समिट में और जो निकल के चीज़ें आती हैं, एजेंडा 21 के बाद जो एक नई चीज़ आती है निकल के, वो है स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इसके तहत फॉरेस्ट को प्रिजर्व, कंजर्व करने की बात इसमें उठती है। नेक्स्ट उसी में एक और जो निकल के आता है जो इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCC भी बोलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रीन हाउस जो गैस जो है उसको स्टेबलाइज करना, उसके लेवल को कम करना। और इसी को चलते आगे चल के फिर वो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ है वो इसी में निकल के आती है, इसी जो अर्थ समिट वाले में ही जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या है, इसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन इकोनॉमी की, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो उसका इकोनॉमी में क्या यूज़ है, उसका सोशल डेवलपमेंट में किस तरीके से यूज़ है, इसके ऊपर जो है कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। और जिसमें सबसे जो मेन है ना वो क्या है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी जो है वो सामने आई, जिसके तहत आप बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने लेवल पे काम करेंगे। तो ये लीगल बाइंडिंग है। ध्यान रखना क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो भी लीगल बाइंडिंग है, और ये जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी लीगल बाइंडिंग है, मतलब सब पे लागू होगी। तो ये जो सारे जो पॉइंट हैं फ्रेंड्स कि रियो डिक्लेरेशन ऑफ अर्थ सॉरी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एजेंडा 21, और उसके बहुत सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 5-6 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पूरा जो उसका जो ओरिजन है, जो बर्थ है, वो इसी अर्थ समिट में है। इसीलिए हमेशा हमेशा आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाइए, आप यूपीएससी एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम में ये जो यूनिट है ना, ये पूरी जो मैंने आपको बताई है अभी, पूरा उसका बैकग्राउंड से लेके 1970s से लेके और पूरा 1992 की अर्थ समिट, और उस अर्थ समिट में भी बहुत सारी जो चीज़ें निकल के आई, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा स्टोरीज़ के रूप में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, और नोट्स में तो ये बिल्कुल हैं ही, तो आप बिंदास तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा अब लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कि भाई इतनी सब चीज़ों के बावजूद भी, इतनी ट्रीटीज़ होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो कहाँ पे कमी रह जाती है, क्यों हम जो ये जो प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसको हम क्यों ठीक नहीं कर पाते, उसके पीछे क्या ऐसे कारण है। तो देखो उसमें फ्रेंड्स काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो है ना वो तो ये है कि जो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स का जो नेचर कुछ ऐसा है कि
ये ग्लोबल लेवल की बात हो गई। और जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर जो देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देश के अंदर जो डेवलपमेंट कराना है, तो वो वहाँ पे पैसा ज़्यादा देती हैं, या उनका जोर सिर्फ अंदर की चीज़ों पे होता है, ना कि ये ग्लोबल रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि वो प्रायोरिटीज़ नहीं बन पाती। दूसरा जो है फ्रेंड्स, कि रैपिड जो ग्लोबलाइजेशन होता है ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, आपको पता है, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट पे। लेकिन यहाँ पे भी एक समझा जाए तो इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। कैसे? कि जो डेवलप नेशन है ना, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा रायता फैलाया है अपना, पहले बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया, और अब जो है वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो ट्रीटीज़ पे साइन करे। तो वो फिर जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्री, वो कहती हैं कि भाई हम क्यों साइन करें, हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, हमने तो इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड किया ही नहीं। तो वो भी यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि एकजुट जो है, एक यूनिफिकेशन नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये कि इंटरनेशनल जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है। कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसमें कोई डिक्लेरेशन आ रहा है, या फिर वो लीगल बाइंडिंग है, नॉन लीगल बाइंडिंग है, कभी उसमें कोई लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उसके फेवर में हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक लॉन्ग प्रोसेस और बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये भी एक कारण है जिससे कि जो हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनका रिजल्ट उतना नहीं दिख पाता जितना दिखना चाहिए। नेक्स्ट एक और जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है और अदर इंस्टीट्यूशंस, इनके अंदर खुद ही डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। अभी आप देखो, कोई मान लो आएगा, तो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, कहाँ पे कोई एकजुटता हो पाई उस वॉर को रोकने के लिए? अभी इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ, कहाँ पे वो चीज़ें रोक पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये भी काफ़ी इनअफेक्टिव साबित होती हैं। और यहाँ ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग, जो कंट्रियाँ अगर वॉयलेट भी करती हैं किसी रूल को, जैसे चाइना किसी रूल को नहीं मानता, वो अपनी दादागिरी चलाता है, तो अब कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत आप उसकी जो उसको टाइट कर सकें। तो ये भी एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट जो है जो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स के अलावा जो एक कारण है वो ये है कि काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम्स भी हैं। तो एक एक सिंगल होल, जो कहते हैं ना होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब एक एक सिंगल, एक इंटीग्रेटेड कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो लीगली बाइंडिंग बाइंडिंग हो और सब के ऊपर लागू हो। अभी क्या है, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं, इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं, कभी कोई रीजनल ग्रुप जैसे ईयू अपना ही कुछ चल रहा है, ब्रिक्स वाले कुछ अपना ही कर रहे हैं, कोई और जो ग्रुप है वो अपना ही कुछ कर रहा है, एशियान जो मेंबर है मान लो उन्होंने कुछ अपना ही बना रखा है, यूएन का कुछ अपना अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो क्या है, कि जो डेवलप नेशन है ना, उन्होंने सबसे ज़्यादा डैमेज किया है ग्लोबल कॉमन्स को, और इन्वायरमेंट को भी सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने ही पहुंचाया है। तो लास्ट में बस आपको यही लिखना है कि जब तक ये जो इन कन्वेंशंस में जो डेवलप नेशन है ना, उनको ये इंश्योर नहीं किया जाएगा कि भाई आप फंडिंग दो, आप पैसे दो, और आप जो है आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के पीछे, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी किसी भी कन्वेंशन में, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं आएगी, तब तक ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, तब तक ये चीज़ें जो हैं वो कलरलेस होंगी, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो उतना आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तो ये सारे क्रिटिक्स के रूप में आपको जो क्रिटिसिज्म के रूप में पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पूरा ऊपर जो मैंने आपको पूरा एक बैकग्राउंड और पूरा अच्छे से हिस्ट्री पूरा समझाया है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड।